हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के बारे में। यार बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार सा चैप्टर है। मजेदार क्यों है ये चैप्टर? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपने आप में दो कहानियां हैं। दोनों कहानियों दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में है और उनके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में एज इन एक तो है हमारा मुकेश और एक है हमारा साहिब। ये दो बच्चे होंगे जिनकी इसके अंदर कहानी आप लोगों को बताई जाएगी। अभी सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं मुकेश की। तो मैं आपको फटाफट से बताऊंगी मुकेश की कहानी के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगी साहिब की कहानी के बारे में, एंड देन मैं इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया प्लस इससे रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देने वाली हूं। द लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं और जो प्लेसेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, पर इन दोनों ही स्टोरीज के अंदर जो प्रॉब्लम दिखाया गया है वो बिल्कुल सेम है। जैसा मैंने बोला, एक साहिब की कहानी है और एक मुकेश की कहानी है। दोनों की कहानियों की जगह अलग है, दोनों कैरेक्टर्स अलग हैं, बट दोनों में प्रॉब्लम सेम है। चाइल्ड लेबर जो है इस चैप्टर के अंदर टॉपिक उठाकर लाया गया है। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब एक ऐसी गरीबी जिस दलदल से आप लोग बाहर ही ना निकल पाए। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। यहां पर जो स्प्रिंग वर्ड है वो चाइल्डहुड के लिए यूज किया गया है और जो लॉस्ट वर्ड है मतलब कि खो गया है। अब कैसे खो गया है इन छोटे छोटे बच्चों का बचपन, आइए जानते हैं। Thousands of Sahib and Mukesh are condemned to a life of misery and exploitation। कि ऐसे हजारों बच्चे हैं साहिब और मुकेश के जैसे जो इस गरीबी की वजह से एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, शोषण से भरी जिंदगी जी रहे हैं। ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस कंपेल चिल्ड्रन टू वर्क इन द मोस्ट इनह्यूमन एंड हॉस्टाइल कंडीशंस। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक गरीबी है और साथ ही साथ ये जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि भाई मेरा हम लोग के जो पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे वो हमेशा से यही काम करते आए थे, तो हमें भी यही काम करना है। और दादा परदादाओं ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया था कि बच्चे अब तक वो कर्ज उतारते ही जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। अभी ऑथर जो है वो क्या हाईलाइट करेंगे इस चैप्टर में? द प्लाइट ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। वो दयनीय परिस्थिति उन बेचारे दुर्भाग्यशाली बच्चों की। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हमारे यहाँ कहानी बताई गई है रैग पिकर्स की। रैग पिकर्स कौन होते हैं? जो कूड़ा उठाते हैं, ठीक है। सीमापुरी इलाका जो है वो दिल्ली के बिल्कुल आउटर पार्ट में जाके एक इलाका है। मेटाफोरिकली जब ये बोल रहे हैं ना पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, कि जो सीमापुरी इलाका है ये पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, कहने का मतलब बिल्कुल दिल्ली का आउटर हिस्सा। कहने का मतलब एक तरीके से दिल्ली का भाग है, लेकिन इस हिस्से में वो कंफर्ट, वो लग्जरी नहीं जो दिल्ली में है या दिल्ली में रहने वाले लोगों के पास है। वो ग्लैमर वगैरह जो सिटी से एसोसिएटेड है वो इन लोगों के पास नहीं है। स्क्वाटर्स फ्रॉम बांग्लादेश केम इन 1971, 10,000 रैग पिकर्स। अब यहां पर बोला जाएगा ये जो साहिब था एक्चुअल में ये लोग बांग्लादेश से इधर आकर शिफ्ट हुए थे 1971 में, क्योंकि तब इनके वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी जिनकी वजह से इनके घर, खेत खलियान सब चीजें जो है वो खत्म हो गई थी। तो 10,000 से भी ज्यादा लोग जो है रैग पिकर्स जो है वो यहाँ पर आकर सीमापुरी इलाके में बस गए थे। अब इन्होंने ढाका से आए थे, ये इनके तूफान आ गए थे, अपने घर छोड़ आए थे, सारे इनके घर और फील्ड्स तबाह हो गए थे। प्रेफर लिविंग हियर विद राशन कार्ड्स, कैन फीड फैमिलीज, children partners in survival, rag picking, fine art is gold, gets them a roof overhead। ये कुछ पॉइंट्स में मैंने चीजें लिखी हुई है, मैं अभी समझाती हूँ आपको। प्रेफर लिविंग हियर विद राशन कार्ड्स। अब इन लोगों से जब पूछा अनीस जंग ने कि यार आप लोग अपने इतने सुंदर सुंदर खेत खलियान छोड़ के यहाँ पर आकर क्यों बसे हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि यार देखो हमें आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम जहां पर अपने परिवार का पेट भर पाएंगे हम वहीं तो आकर रहेंगे, है ना। जो हमें आइडेंटिटी कार्ड है वो तो हमारा पेट नहीं भर सकता, या वो बड़े बड़े खेत खलियान हमारा पेट नहीं भर सकते, है ना। हमें तो रोटी सब्जी से ही पेट भरना पड़ेगा। तो जो बच्चे थे वहां पर वो भी अपने माँ बाप की मदद करने लगे, काम करने लगे, ताकि वो लोग इस इलाके में आकर जिंदा
रह सके। तो यहां पर ये जो कूड़ा उठाना है, रैग पिकिंग है, ये एक बहुत ही फाइन आर्ट बोला गया है। बोले ये भी एक कला है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कूड़ा है ये इन लोगों के लिए बहुत कीमती है। जैसे कि इंसान के लिए गोल्ड कीमती होता है, वैसे इन लोगों के लिए कूड़ा कीमती है। तो यहाँ पर गार्बेज की तुलना गोल्ड से की गई थी, ध्यान रखिएगा। और वो क्यों की गई थी? क्योंकि ये गार्बेज के जरिए ही वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। क्लियर? और इसकी वजह से ही इनके सरों पे छत है। For children wrapped in wonder, for parents means of survival। अब ये जो कूड़े के ढेर हैं, ये बच्चों के लिए तो रहस्य सी भरी एक दुनिया है। न जाने कब क्या मिल जाए। बहुत सी बार 10 रुपए का नोट मिल जाता है, बहुत सी बार कॉइन मिल जाता है, राइट? और माँ बाप जो है उनके लिए जीवन जीने का एक जरिया, अपने बच्चों को पालने पोसने का एक जरिया है। साहिब आलम, नेम आयरॉनिकल मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, स्क्राउंजेस इन द गार्बेज। अब यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है साहिब आलम, अब उसका नाम बड़ा अलग है यार। देखो वैसे कूड़ा उठाता है और नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है भाई ब्रह्मांड का देवता। आयरॉनिकल है दोनों चीजें, राइट? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। स्क्राउंजेस इन द गार्बेज, स्क्राउंजेस ढूंढता है कूड़े के ढेर में कि कुछ ना कुछ पैसे या कोई कीमती चीज उसे मिल जाए। Would like to go to school but there is none in the neighborhood so picks garbage। अब अनीस जंग उससे पूछती हैं कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो बोलता है कि देखो जब यहाँ आसपास स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो अनीस जंग बाय चांस गलती से उसे ये बोल देती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तू आएगा। तो उसकी आंखों में ना एक चमक आ जाती है और वो बोलता है मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। लिव इन टेरेबल कंडीशंस, सीमापुरी। अब वहां पर ये जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे थे ना, इनसे अनीस जंग थोड़ा सा घुल मिल जाती हैं, 2-3 बार बात कर चुकी होती हैं। तो वो ये चाहती थी कि यार मैं देख के आऊं ये लोग कहाँ रहते हैं। जब वो सीमापुरी के इलाके में जाती हैं तब वो वहां जाकर जो देखती हैं उनकी मतलब हालत खराब हो जाती है। इतनी बुरी कंडीशन में वहां लोग रह रहे थे, मिट्टी के उनके घर थे, टीन और टारपलिन के बने हुए, सीवेज नहीं था, डिवॉइड मतलब वहां पर सीमेज की व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज नहीं था, रनिंग वाटर ऐसे ही पानी बह रहा है। तो उसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसी एरिया में वो रह रहे थे, वही जानवर है, वही गंदगी है, कीचड़ के घर हैं, तो बहुत बुरी टेरिबल कंडीशन थी वहां पे, समझ रहे हो? और फिर सोचो कूड़ा और ड्रेनेज भी नहीं है, कितना बुरा, कितना ज्यादा बुरा हाल होगा। Sahib unhappy at tea stall gets 800 rupees, all his meals but lost his freedom bag, his own canister belongs to the owner of the tea shop। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो यहाँ पर साहिब आलम था, अब कुछ समय बाद हमारी जब अनीस जंग है तो देखते हैं कि यार ये सुबह सुबह मुझे दिखाई देते हैं, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद वो देखती हैं साहिब को एक टी स्टॉल पर काम करते हुए, जहां उससे दिन के 800 रुपए मिल रहे थे। पर साहिब के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। अभी वो खुशी क्यों नहीं थी उसके चेहरे पर? क्यों? क्योंकि पहले जो काम कर रहा था उस काम में वो अपनी खुद की मर्जी का मालिक था, लेकिन अब जो वो काम कर रहा था वो किसी के अंडर कर रहा था। हाँ, उसे 800 रुपए मिल रहे थे, हाँ उसे खाना मिल रहा था, लेकिन वो जो बचपन की आजादी की एक चमक होती है ना चेहरे पे, वो खत्म हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। Desire but do not own shoes, most moved around barefoot due to poverty, not tradition as one was led to believe। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारी अनीस जंग जो है वो उन बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं कि यार मतलब तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो? तो अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरी मम्मी ने बहुत ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे अलग अलग जवाब देती हैं। जिस बात पर अनीस जंग बोलती हैं कि ना ये इनके उसमें मतलब मुझे लगता है एक ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है चप्पल भी खरीदने के, ये अनीस जंग को लगता है।
वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इन लोगों में ट्रेडिशन है, क्योंकि मैं दुनिया के बहुत से अलग अलग जगहों पर घूमी हूं, मैंने ये नोटिस किया है कि ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। और इसी पे वो एक उडुपी की एक कहानी सुनाती हैं, जहां पर एक ब्राह्मण का बेटा होता है जो रोजाना भगवान से चप्पल मांगता है, और जब कई सालों बाद वो वहां पे जाके देखती हैं तो वो वाला ब्राह्मण तो वहां पे होता नहीं है, पर जो होता है उसने जूते पहने होते हैं और वो स्कूल भी जा रहा होता है बच्चा। सो इट्स काइंड ऑफ कि उन्हें लगता है कि यार ये इनके अंदर ना ट्रेडिशन है चप्पल ना पहनना। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी एक कहानी लॉस्ट स्प्रिंग, जो थी साहिब आलम के बारे में। अभी हमारी दूसरी कहानी जो है वो मुकेश के बारे में है। ये है फिरोजाबाद की कहानी। फिरोजाबाद जो जगह है वो मतलब हमारे इंडिया का सेंटर माना जाता है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। मतलब कांच जो है वहां पे बनता है, स्पेशली चूड़ियां। ठीक है, बैंगल मेकर्स यहां पर काम करते हैं हैजार्डस कंडीशंस में। हैजार्डस कंडीशंस क्या होती हैं? ऐसी परिस्थितियां जिनमें काम नहीं करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरी हो सकती हैं। क्लियर? मुकेश की जो फैमिली है वो बहुत टेरेबल कंडीशंस में रहती है, एक ग्लास फर्नेस में, मतलब कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, भट्टी में काम करती है, विद हाई टेम्परेचर्स, डिंजी सेल्स, विदाउट एयर एंड टाइट स्टिंकिंग लेन्स। अभी टेम्परेचर उन भट्टियों का बहुत तेज होता है, अंधकार से भरे हुए वो सेल होते हैं, एयर नहीं आती है वहां पर, छोटी छोटी जहां पर इनकी ये है ना रहने के घर हैं, अगर आप वहां पर उनकी गलियां देखोगे बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े करकट से भरी हुई है, क्रम्बलिंग वॉल्स, इनके घरों की दीवारें हिल रही हैं, वॉबली डोर्स, दरवाजे भी हिल रहे हैं, विंडोज नहीं है, फैमिलीज, एनिमल्स, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट। तो मुकेश का परिवार ग्लास की भट्टी में काम करने वाला एक परिवार है जो सदियों से यही करता आ रहा है। अभी मुकेश भी वही कर रहा है। जिन घरों में वो रह रहे हैं उन घरों की कंडीशन भी बहुत ज्यादा बुरी है। मुकेश काफी खुश होता है जब वो अनीस जंग को बोलता है कि चलो मैं आपको अपना घर दिखा के लाता हूं, वो अभी नया बन रहा है। ठीक है, चलो। अब इन ग्लास इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनकी बहुत कम उम्र में आंखें चली जाती हैं। माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत करते हैं ये लोग। हैज किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम। कि इतना ज्यादा मेहनत ये भट्टी के मालिक इनसे करवाते हैं कि दिमाग इनका सुन्न हो गया है मेहनत कर करके। ये कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं, ना सपने देख पाते हैं और ना इन्हें देखने दिए जाते हैं। साथ ही साथ इनको जो तनख्वाह मिलती है वो इतनी ज्यादा कम होती है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। तो कुछ और सोचना तो बहुत दूर की बात है। Do not organize into the cooperatives, vicious circle of middlemen। अब ये अपने आप को एक कोऑपरेटिव में भी नहीं बना पाते, मतलब कि ये सारे लोग एक हो जाएं, कोई आंदोलन कर लें या अपने लिए खड़े हो सके। तो अनीस जंग को यहाँ पर लगता है कि इन लोगों में ना लीडर वाली कमी है। कोई बंदा इनमें ऐसा नहीं है जो लीडर बन सके, जो डेयरिंग कर सके। जब ये कुछ लड़कों से पूछती हैं जाके तो वो बोलते हैं यार अगर हम ऐसा करेंगे भी ना तो ये पुलिस वाले, साहूकार वगैरह हम लोगों को ही घसीट के पुलिस थाने ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उनके बीच में बेसिकली एक लीडर की कमी थी और साथ ही साथ एजुकेशन की भी बहुत बड़ी मात्रा में कमी थी। इफ ऑर्गेनाइज्ड हॉल्ड बाय पुलिस, कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो पुलिस हमें पकड़ेगी, जेल में डालेगी, हमारे ऊपर इल्जाम लगा देगी कि हमने कुछ इलीगल किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। लाइफ मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। कहने का मतलब वही गरीबी, अत्याचार, लालच, अन्याय से ही इनका ये जो पूरा सर्कल है ये लगातार चल रहा है। 2 अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। One family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of sahukars, the middlemen, the politicians, the policemen, the bureaucrats. 2 तरीके की दुनियाओं में अपने आप में फंसे हुए हैं। कैसे? एक तो ये पुलिस और साहूकार वाला जो सर्कल है, ठीक है, और दूसरा कि हमारी तो जाति ही ये है, हमने अगर इस जाति में जन्म लिया है तो हमें तो यही काम करना है, उसके दादाजी भी यही करते थे, पापा भी यही करते थे, तो यही ये करेगा, हमारी तो किस्मत में ही ये है।
ये इस चीज से बहुत ज्यादा मरे हुए हैं, उसी सर्कल में घूमे जा रहे हैं ये। सो डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। डेयरिंग करना, हिम्मत करना इनके ग्रोइंग अप का मतलब जैसे जैसे ये बड़े हुए किसी ने सिखाया ही नहीं। बाप भी वैसा ही रहा, जो काम आता था वो बेटे को सिखा दिया, चूड़ी बनाने का, राइट। मुकेश का एटीट्यूड लेकिन डिफरेंट है इसमें। मुकेश ने ड्रीम किया है यहां पर, क्या ड्रीम किया है? सपने देखने का, ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने का। वैसे ही हमारी जो पुरानी वाली स्टोरी थी साहिब को टेनिस बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है, तो किसी ने उसको अपने पुराने जूते दे दिए थे खेलने के लिए, बट वो ड्रीम उससे काफी ज्यादा दूर था, ऑब्वियसली वो नहीं खेल सकता था। यहाँ पर मुकेश का भी सपना है, क्या सपना है? एक मोटर मैकेनिक बनने का, ठीक है। मिजरेबल plight and occupation of people in Firozabad, center of glass blowing industry. Every family engaged in working at furnaces. अभी कंडीशन उन लोगों की बहुत ज्यादा खराब है। हर एक परिवार जो है वो इन भट्टियों में ही काम कर रहा है, ग्लास वेल्ड कर रहा है, मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस, और चूड़ियां बना रहे हैं जनरेशन से, बहुत सदियों से। हैज अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्किंग, और इन भट्टियों में 20,000 से भी ज्यादा बच्चे काम कर रहे हैं इन गरम भट्टियों में, दिन रात अपने मतलब इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे इतनी गरम टेम्परेचर के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, 20,000 से भी ज्यादा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और जब तक जवान होते तब तक तो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, और इन लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो इलीगल है। The scene in Mukesh's house, wobbly iron door built shack, in one part thatched with dead grass, a firewood stove over which was placed a large vessel of sizzling spinach leaves, more chopped vegetables in a large platter, a frail young woman. Mukesh's elder brother's wife was cooking the evening meal for the whole family. तो अब जब अनीस जंग उसके घर जाती हैं तो वो देखती हैं उसका घर भी बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है, जो वो बोल रहा था कि रेनोवेट हो रहा है। दूसरी चीज, एक जगह तो मतलब जो सूखा भूसा होता है वो रखा हुआ था, लकड़ी वाला स्टोव था, एक बड़ा सा पतीला था जिसमें पालक उग रही थी, वो पालक पक रही थी, ठीक है। कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी साइड में, एक पतली दुबली सी लेडी थी, वो मुकेश की भाभी थी, वो ही घर में सब लोगों का ध्यान रख रही थी, राइट। अब रिएक्शन टू पॉवर्टी, रिजाइंड टू देयर फेट, बॉर्न टू द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कि वो लोग अपने आप को समर्पित कर चुके थे कि यार हमने इस कास्ट में जन्म लिया तो हमें यही करना है। मुकेश के फादर इनिशियली एक टेलर थे, उसके बाद वो एक बैंगल मेकर बने, अपनी पूरी जिंदगी काम किया उन्होंने बहुत ज्यादा, लेकिन अपना एक छोटा सा घर भी रेनोवेट नहीं करवा पाए और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। सोचो, सारे जिंदगी मेहनत करने के बाद भी। कुड ओनली टीच देम बैंगल मेकिंग, केवल एक चीज उन्हें सिखा पाए, वो क्या थी? बैंगल मेकिंग। सो मुकेश की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है अंधा होते हुए, ठीक है। ये जो ग्लास पॉलिश करते हैं ना, इसकी डस्ट आंखों में जाती है, उससे रोशनी चली जाती है। एक्सेप्टेड फेट, गॉड गिवन लीनेज दैट कुड नॉट बी ब्रोकन। तो वो इस किस्मत को अपना चुकी हैं, बोलती है यार भगवान ने हमें इस वंश में जन्म दिया है तो हमें यही करना है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। मुकेश का जो ड्रीम है वो एक मोटर मैकेनिक बनने का है, वो गैराज जाना चाहता है, गाड़ियों के बारे में सीखना चाहता है, ठीक है। तो वो जहां पर ये सीखने जाएगा वो काफी ज्यादा दूर है, पर वो बोलता है मैं चला जाऊंगा, वॉक करके चला जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा। तो इन सब में ये एक अलग आशा की किरण दिखाई देती है मुकेश। आयरनी ये है, सविता नाम की एक लड़की होती है, वो बैठ के बैंगल्स बना रही होती है, तो उसके हाथ जो है मशीन से भी तेज चल रहे होते हैं। तो अनीस जंग कहते हैं कि शायद इसको अभी पता ही नहीं है कि ये क्या कर रही है, जिस दिन इसकी शादी होगी उसे पता चलेगा। तो सविता की जो स्टोरी है यंग गर्ल की, वर्किंग मैकेनिकली सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, अनअवेयर ऑफ द सेक्रेड सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स, कि यार हमारे इंडिया में बैंगल्स तो भाई सुहाग की निशानी होती है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो जो काम कर रही है उसको अभी इसके बारे में नहीं पता। कब पता चलेगा? जब वो एक ब्राइड बनेगी। द ओल्ड वुमेन हैड बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो जो बूढ़ी महिला है उसके हाथ में चूड़ियां हैं पर आंखों में चमक नहीं है। Had not enjoyed even a full meal in her life, और वो बूढ़ी महिला कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 वक्त भर पेट खाना नहीं खाया। सोच सकते हो आप गरीबी का लेवल।
हस्बैंड न्यू ओनली बैंगल मेकिंग, हस्बैंड को भी केवल चूड़ियां बनाना आता था। हैड ओनली बिल्ट अ हाउस फॉर हिज फैमिली, और केवल एक घर ही वो अपनी फैमिली के लिए बना पाया था। अब इसमें जो मुकेश होता है वो बेसिकली बोलता है यार मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। तो वो एक अलग उम्मीद दिखाई देती है अनीस जंग को कहीं ना कहीं इधर। तो दोनों ही कहानी में गरीबी की वजह से बच्चों का शोषण हो रहा है, उनके ड्रीम्स जो हैं वो मतलब उन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उनके घर बहुत ज्यादा बुरे परिस्थिति में है, राइट। तो चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, ये वाली थीम जो है अनीस जंग बाहर निकाल के लाना चाहती थी। चलिए, सो सेंट्रल आइडिया जो है समझ लीजिए फटाफट से। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ब्लूम। स्प्रिंग इज अ मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड एंड इज एसोसिएटेड विद एवरी चाइल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ब्राइट फ्यूचर। तो स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग जो होता है वो ब्लूम करने का, खिलने का, नई नई कलियां निकल के आती है, उसका सीजन होता है। और स्प्रिंग जो है वो बचपन के लिए यूज किया गया है, राइट। तो हर एक जो छोटा बच्चा होता है उसके जो फ्यूचर की शुरुआत होती है, राइट। यहां पर जो बचपन की शुरुआत हुई है वो कैसी हुई है? बहुत बुरी हुई है। चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस। बचपन में मासूमियत होती है, फिजिकल स्टैमिना होता है, वाइटैलिटी होती है ना, बहुत एनर्जी होती है। इट इज ऑल्सो द स्टेज ऑफ गेनिंग स्किल एंड नॉलेज। यही तो उम्र है जब नॉलेज गेन करनी है, स्किल गेन करना है, लर्न करना है, स्कूल जाना है। लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है उन गरीब बच्चों का जो कि इस गरीबी के अंदर बेचारे धकेल दिए गए हैं, ठीक है, और वो एक एक्सप्लॉयटेशन की जिंदगी जी रहे हैं। द टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, साहिबी आलम एंड मुकेश, लूज देयर चाइल्डहुड। दोनों ही बच्चे कहीं ना कहीं अपना बचपन खो चुके हैं while carrying the burden of poverty, ये गरीबी का बोझ उठाते उठाते, and illiteracy in their bleak stories of exploitation। ये जो शोषण की उनकी अंधकार से भरी कहानियां हैं इनसे हमें पता चलता है कि अपना ये बचपन खो चुके हैं, राइट। ये है वो 10 क्वेश्चंस, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? सो बाय गाइस, टेक केयर। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।